स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए अकाउंट्स एक नया सब्जेक्ट है जिसमें आपको कुछ भी नहीं मालूम कि किसको क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते। आपको बेटा इसमें कुछ भी नहीं मालूम, इसकी ABCD भी नहीं मालूम आपको। तो बच्चे, मैं आपको श्योरिटी के साथ कहता हूं कि आपको एक एक चीज बिल्कुल लॉजिकली तरीके से कराऊंगा, बिल्कुल लॉजिकली तरीके से। भागेंगे नहीं हम लोग, तेजी में नहीं भागना आपने, बिल्कुल स्लोली स्लोली चलेंगे। 3 चैप्टर आप मेरे साथ कर लो, मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि आपको अकाउंट्स में फ्यूचर तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ग्रेजुएशन लेवल तक आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। आपके इतने अच्छे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि आपके लॉजिक्स, आपके कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग होंगे कि आपको फ्यूचर में ग्रेजुएशन लेवल तक, किसी भी लेवल तक अकाउंट्स में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी बेटा। हम बिल्कुल लॉजिकली तरीके से चलेंगे, हमें भागना नहीं है, हमें वो टीचर की तरह भगाना नहीं है आप लोगों को, क्योंकि आप न्यू हो, आपको पता ही ना अकाउंट्स में किस चीज को क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। तो पहले हम, नेचुरली बात है, आप बेटा इंग्लिश जब आप पढ़नी स्टार्ट करी थी, आपने, आपके पेरेंट्स ने पढ़ाया था आपको, तो सबसे पहले आपने ABCD सीखी। अगर कोई कहते किसी के नाम की स्पेलिंग लिख के दिखा दो, दिखा सकते हैं तब आप? नहीं ना। तो पहले आपने क्या सीखा? ABCD। देन आपको अगर कोई भी बोल दे बच्चे इसका नाम लिख के दिखा, तो आप आराम से नाम लिख देते, कुछ भी वर्ड बोले आराम से लिख देते। तो पहले अकाउंट्स में आज मैं आपको जो कराने जा रहा हूं, कुछ ABCDs बताने जा रहा हूं, दोस्ती करवाने जा रहा हूं कुछ दोस्तों के साथ जिनके साथ आपने डीलिंग करनी है। ठीक है, कुछ दोस्तों की बात करते हैं, कुछ बेसिक्स की बात करते हैं। आज मैं आपको बेसिक्स कराऊंगा बच्चे। ठीक है, तो आपकी DS गेरेवाल में चैप्टर नंबर 2 है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, इसमें मैं आपको एक चीज के बारे में बताऊंगा बेटा, किस चीज को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक्स आइटम की बात करेंगे, एसेट्स की। एसेट्स, एसेट्स किसको कहते हैं? एसेट्स क्या है? आपका, मान लीजिए आपका घर है, वो आपकी एसेट्स है। सर कैसे एसेट्स हैं आप बताओ बेटा, कैसे एसेट्स हैं आप? क्योंकि उस चीज पे, उस घर पे, उस हाउस पे आपका लीगल राइट है, आपका लीगल राइट है। घर के अंदर जो सामान है उस पे भी आपका लीगल राइट है। तो आप क्या बोलते हो? ये हमारी प्रॉपर्टी है। क्या बोलते हो बेटा? ये हमारी प्रॉपर्टी है, कहते हो ना। आपका घर है, क्या कहते हैं? भाई तुम्हारे पापा की कितनी प्रॉपर्टी है? मेरे पापा के पास तो गाड़ी है, घर है, फर्नीचर है अंदर बहुत बढ़िया, टीवी है वगैरह, AC है, ये सब कुछ है। तो क्या बोलते हो? ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो एसेट्स क्या है बेटा? एसेट्स क्या होती है? हमारी प्रॉपर्टी। और कोई चीज हमारी प्रॉपर्टी कब होगी? ये घर आपका, आपने बोला ये घर मेरा है, कैसे मान लो भैया आपकी प्रॉपर्टी है? आप कैसे कह सकते हैं आपकी प्रॉपर्टी है? कोई आपसे कह दिया बताए तेरी प्रॉपर्टी कैसी है, कैसे है प्रॉपर्टी तेरी? आपका फोन, कोई आपके पास फोन है, मैं बोलूंगा किसका है, आप बोलोगे मेरा है। तो अब मैं बोलूंगा आपका कैसे है, आप कैसे प्रूफ करोगे? उसको क्या दिखाओगे बेटा? कुछ डॉक्यूमेंट दिखाओगे। क्या दिखाओगे? डॉक्यूमेंट, जिसपे आपका, उस पे क्या लिखा होगा? लीगल राइट होगा। तो कोई चीज आपकी प्रॉपर्टी कब है? जब उस पे आपका लीगल यानी कानूनन राइट है, तब वो आपकी प्रॉपर्टी है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि एसेट्स क्या होती है, तो सिंपल लैंग्वेज, वेरी सिंपल लैंग्वेज, एसेट्स हमारी प्रॉपर्टी है। और हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है? जिसपे हमारा लीगल राइट। सिंपल डेफिनेशन। एसेट्स क्या है?
आर द प्रॉपर्टी, क्या है हमारी प्रॉपर्टी, इन विच वी हैव लीगल राइट, जिसपे हमारा लीगल राइट है। तो एसेट्स क्या है, आर द प्रॉपर्टी इन विच, जिसमें हमारा लीगल राइट है। तो एसेट्स क्या, आपको कोई भी आपसे बोलेगा एसेट्स क्या है, तो एसेट्स क्या है बेटा, हमारी प्रॉपर्टी इन विच वी हैव लीगल राइट, जिसपे हमारा लीगल राइट है। अब अगर इसको बिजनेस की लैंग्वेज में बात करें बेटा, किसकी लैंग्वेज में बात करें, बिजनेस की लैंग्वेज। आप कहीं रास्ते में से जाते हो, ठीक है, आप गुड़गावा साइड निकले, गुड़गावा साइड आप देखते हो कि बहुत सारी साइड्स में क्या बनी हुई, कंपनीज की बिल्डिंग बनी हुई है। तो आप क्या बोलते हो, आप ऑनर का नाम लेके बोलते हो इसकी प्रॉपर्टी, ये उसकी बिल्डिंग है, आप कहते हो डीएलएफ कंपनी की बिल्डिंग है ना, ऐसी बोलते हैं डीएलएफ कंपनी की बिल्डिंग है, ये एयरटेल वालों की बिल्डिंग है ना, और ये एसेंशियल कंपनी की बिल्डिंग है, पेटीएम वालों की बिल्डिंग है। तो आप किसका नाम ले रहे हो बिल्डिंग से, आप किसका नाम ले रहे हो, कंपनी का नाम, यानी बिजनेस का नाम। तो वो किसकी प्रॉपर्टी है, वो किसकी प्रॉपर्टी है बेटा, वो प्रॉपर्टी है किसी कंपनी की। क्योंकि आप एक बात बताइए बेटा, आप कुछ भी डीलिंग करते हैं तो आप किसके साथ डीलिंग कर रहे हैं, ऑनर के साथ डीलिंग कर रहे हैं या कंपनी के साथ डीलिंग कर रहे हैं, किसके साथ डीलिंग कर रहे हैं, आप कंपनी के साथ डीलिंग कर रहे हैं। तो वो प्रॉपर्टी भी किसकी कहलाएगी, किसी कंपनी की कहलाएगी, यानी बिजनेस की कहलाएगी। जो बिल बनते हैं वो किसके नाम के बनते हैं, बिल वो सारे के सारे कंपनीज के नाम के बनते हैं। अगर कंपनी ने एक बिल्डिंग खरीदनी है तो बिल्डिंग जो खरीदी जाएगी वो ऑनर्स के नाम से खरीदी जाएगी, सारे ऑनर्स के नाम से खरीदी जाएगी, या कंपनी के नाम से खरीदी जाएगी, किसके नाम से खरीदी जाएगी बेटा, कंपनी के नाम से। भाई मान लीजिए एक कंपनी है या बिजनेस है, उसमें बहुत सारे पार्टनर्स हैं, मान लीजिए उसमें 5000 पार्टनर्स हैं। कितने पार्टनर्स हैं बेटा, 5000। होती है ऐसी कंपनी, बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं। अब अगर वो कुछ फर्नीचर खरीदेगी या कोई बिल्डिंग खरीदेगी वो कंपनी, तो सारे ऑनर्स का नाम लिखा जाएगा या कंपनी के नाम से खरीदी जाएगी, किसके नाम से खरीदी जाएगी बेटा, वो कंपनी के नाम से। तो वो किसकी प्रॉपर्टी हुई, कंपनी की प्रॉपर्टी हुई, ठीक है। तो एसेट्स क्या है, प्रॉपर्टी इन विच बिजनेस हैव, यहाँ पे वी हैव भी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिजनेस हैव लीगल राइट, जिसमें बिजनेस का क्या है बेटा, लीगल राइट। अब एक बात, तो आपका किस चीज पे लीगल राइट कैसे होगा, लीगल राइट क्या होगा, लीगल राइट कब राइट होगा आपका, लीगल राइट तब होगा विच इज ओन, ओन मतलब खरीदी है, ओन बाय बिजनेस। तो इसका मतलब ये क्या खरीदी है, खरीदी गई है। भाई लीगल राइट आपका कब राइट होगा, जब आपने उसको खरीदा है। आपकी प्रॉपर्टी कब होगी, हो जब जिसका आपका लीगल राइट होगा। लीगल राइट कब होगा, जब आपने इसको खरीदा होगा। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें कि एसेट्स क्या होती है, एसेट्स बच्चे हमारी प्रॉपर्टी होती है, और हमारी प्रॉपर्टी कब होगी, जब हमारा उस पर लीगल राइट होगा, और लीगल राइट कब होगा, जब हमने उसको खरीदा होगा, ठीक है। तो एसेट्स के बारे में हमने सीखा। कोई भी आपसे एसेट्स पूछ लेगा तो एसेट्स के बारे में आप सिंपल बोलोगे, एसेट्स क्या है, हमारी प्रॉपर्टी है जिसपे हमारा लीगल राइट है, और किसी चीज पे हमारा लीगल राइट कब होगा बेटा, जब हमने उसको खरीदा होगा। तो एसेट्स क्या है, प्रॉपर्टी जिसपे हमारा क्या है, लीगल राइट है, और जो ओन्ड करी गई है, मतलब खरीदी गई है, ठीक है। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा बेटा, एसेट्स किसको कहते हैं, ठीक। अब बात करते हैं क्या, अब एसेट्स के बेटा बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसेट्स की। सबसे फर्स्ट फिक्स्ड एसेट्स, सेकंड बच्चे
करंट एसेट, थर्ड टेंजिबल एसेट्स, फोर्थ intangible asset, fifth liquid asset और सिक्स्थ वन है fictitious asset। तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एसेट्स की बात करेंगे। फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट, टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, लिक्विड एसेट एंड फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में बात करेंगे। तो एसेट्स क्या होती है आप लोगों को बता दिया। कोई भी बोले क्या बोलोगे, प्रॉपर्टी है हमारी, और प्रॉपर्टी हमारी कोई चीज कब होगी, जब उस पे हमारा क्या होगा बेटा, लीगल राइट होगा। लीगल राइट कब होगा, जब हमने उसको खरीदा होगा। अब टाइप्स ऑफ एसेट्स की बात करते हैं बेटा। फिक्स्ड, करंट, टेंजिबल, इंटेंजिबल और लिक्विड एंड फिक्टिशियस एसेट्स। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे किसके बारे में, फिक्स्ड एसेट्स के बारे में, कि फिक्स्ड एसेट्स क्या होती हैं। तो हम बात करते हैं बेटा फिक्स्ड एसेट की। फिक्स्ड एसेट्स क्या है? Fixed assets are those assets which is purchased by the business are those assets which is purchased by the business for the purpose of operating / running the business। operating / running the business, not for resale। मतलब वो एसेट्स जिसको खरीदा है, परचेज करा है। कौन परचेज करेगा बेटा, मैंने बताया था कौन परचेज करेगा, बिजनेस। कौन से नेचुरली बात है, आप कोई चीज खरीदते हो तो किसी ना किसी पर्पस के लिए खरीदते हो, है ना। तो ऐसी बिजनेस परचेज करेगा किसको, परचेज बाय बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ, कौन से पर्पस के लिए, पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग / रनिंग द बिजनेस, बिजनेस को चलाने के लिए। नॉट फॉर रीसेल, तो रीसेल के लिए नहीं है। रीसेल का मतलब समझते हैं बेटा, रीसेल का मतलब क्या होता है, खरीदा और बेच दिया, नहीं, ऐसा हमारा पर्पस नहीं। हमारा पर्पस क्या है, उसको खरीदना। कौन से पर्पस के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। एंड which provide future economic benefit। तो अगर हम बात करें किसकी, फिक्स्ड एसेट्स की, तो फिक्स्ड एसेट्स क्या है, जो वो एसेट्स जो परचेज करी जाती हैं किसके द्वारा, बिजनेस के द्वारा, फॉर द पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग / running the business, not for resale and which provide future economic benefits। तो ये हमारी कौन सी एसेट्स होगी बेटा, फिक्स्ड एसेट्स। अब एग्जांपल के तौर पे समझा, मान लीजिए अगर मैं आपसे एक बात बोलता हूं कि बेटा आपने एक इंस्टीट्यूट ओपन करना है। क्या करना है बेटा, एक इंस्टीट्यूट ओपन करना है, आप इंस्टीट्यूट एक कोचिंग सेंटर खोलने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोकेशंस फाइंड आउट करेंगे
क्या फाइंड आउट करेंगे? लोकेशन, किस जगह पे खोलना है, स्टूडियो आप ओपन करना चाहते हैं। आपने लोकेशन फाइंड आउट करी, आप क्या करोगे? फिर एक घर को खरीद लोगे, मतलब उस जगह को खरीदोगे, यानी आपने कोई बिल्डिंग खरीदी, या आप अगर एक बहुत बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाह रहे हैं और एक हाई लेवल का, तो आप एक लैंड खरीदोगे, ओपन लैंड, और उस पर कंस्ट्रक्शन का काम करोगे। तो सबसे पहले बेटा आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? लैंड एंड बिल्डिंग की जरूरत पड़ेगी। तो आपने जो लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा, आप उस लैंड एंड बिल्डिंग को खरीदने के लिए, उसको परचेज करने के लिए आपका पर्पस क्या था? आप उस लैंड एंड बिल्डिंग को क्या रीसेल करना चाह रहे थे? नहीं ना? तो आपका पर्पस क्या था बेटा उसको खरीदने का? आपका उसका पर्पस था उसमें अपना बिजनेस ऑपरेट करना, यानी बिजनेस को रन करने के लिए। तो आपने जो बिजनेस के लिए अपने जो लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी, वो आपकी कौन सी एसेट्स होंगी बेटा? फिक्स्ड एसेट, बिकॉज दे आर परचेज फॉर द पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग एंड रनिंग द बिजनेस, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल एंड व्हिच प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। आपका घर आपने खरीदा हुआ है, क्या टूट गया? क्या टूट गया? वो आपको क्या करेगा? फ्यूचर तक बेनिफिट्स देगा। चलो सर, मान लिया आपकी बात, लैंड एंड बिल्डिंग हमने खरीदा, तो एग्जांपल के तौर पे लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? आपकी फिक्स्ड एसेट्स है। लैंड एंड बिल्डिंग क्या है बेटा? फिक्स्ड एसेट्स है। You know what is the difference between land and building? लैंड क्या होता है बेटा? ओपन एरिया, जहां पे कुछ भी कंस्ट्रक्टेड नहीं होता, यानी ओपन एरिया जिसका आपको कंस्ट्रक्शन का काम करवाना होता है, उसको लैंड कहते हैं। बिल्डिंग किसको कहते हैं? जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड होती है। ठीक है बच्चे। सेकंड, आपने जगह ले ली जी 12 को, ठीक है। अब क्या लैंड एंड बिल्डिंग लिया, डायरेक्टली बच्चों को पढ़ाना चालू कर दिया, क्या लेना पड़ेगा उसके लिए? बहुत सारी चीजें लेनी पड़ेगी। ये व्हाइट बोर्ड लेना पड़ेगा बेटा आपको, चेयर्स लेनी पड़ेगी, है ना? बच्चों को नीचे बैठ के थोड़ी ना पढ़ाओगे आप। ऑफिस के लिए, मतलब रिसेप्शन के लिए टेबल चेयर वगैरह लेनी पड़ेगी आपको। तो क्या खरीदा आपने? और अच्छा एक बात बताइए, आज के टाइम पे अगर आप किसी बच्चे को बोलो भैया नीचे बैठ के पढ़ो टाट पट्टी पे, जैसे पहले पढ़ा करते थे आपके पेरेंट्स लोग, दादा वगैरह हमारे पढ़ा करते थे, टाट पट्टी पे पढ़ो, क्या पढ़ेगा कोई बच्चा? मान लीजिए मैं नीचे बच्चों को बिठा रहा हूं और एक साथ में मेरा एक कॉम्पिटिटर है, वो बच्चों को चेयर्स पे बिठा रहा है, तो बच्चा किसके पास जाएगा बेटा ज्यादा? नीचे बैठने वाले जो टीचर नीचे बिठा रहे हैं, जो ऊपर बिठा रहे हैं उसको चेयर्स, कहाँ जाएगा? चेयर वाला। तो अब मैं भी क्या करूंगा? उसकी देखा देखी मैं भी क्या करूंगा, मेरे पास तो बच्चा है नीचे बिठाने के लिए, तो मैं भी क्या खरीदूंगा? चेयर्स। किस चीज के लिए खरीदी मैंने चेयर्स? फॉर ऑपरेटिंग और रनिंग द बिजनेस, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। क्या मैंने, एक बार बताओ, जो ऑफिस के लिए, रिसेप्शन के लिए मैंने चेयर खरीदी, क्या मेरी इंटेंशन ये थी कि उसको रीसेल कर दूंगा? क्या थी मेरी इंटेंशन? कि बिजनेस को रन करने के लिए कोई भी पेरेंट्स आएगा उसको चेयर्स पे बिठाया जाएगा। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर which is purchased for the purpose of operating staff running the business। आपके स्कूल्स में डेस्क है, क्यों खरीदे गए डेस्क? बिजनेस को रन। अगर मान लीजिए कोई और स्कूल है, वो नीचे बैठ के बच्चों को पढ़ा रहा है, क्या उसके पास कोई स्टूडेंट जाएगा? अगर वो भी डेस्क ले ले तब जाएंगे ना। तो क्यों खरीदे गए? रनिंग द बिजनेस, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। और डेस्क क्या करते हैं आपके स्कूल के? बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे कब तक बेटा? फ्यूचर इकोनॉमिक। तो जो चीज हमें फ्यूचर तक बेनिफिट देती है वो भी हमारी क्या? बट कंडीशन ये होनी चाहिए नॉट फॉर रीसेल होनी चाहिए। और किस पर्पस से खरीदी होनी चाहिए? रनिंग द बिजनेस। इसका मतलब जो हमारा फर्नीचर है वो भी हमारी क्या है बेटा? फिक्स्ड एसेट्स। चलो सर, जगह भी ले लिया, फर्नीचर्स भी ले लिया। आप और अपने इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं और क्या क्या दिखते हैं सर? वहां तो एसी भी लगा होता है, फैन भी लगा होता है, ठीक है, और क्या लगा होता है बेटा? वाटर कूलर होता है वहां पे,
रेफ्रिजरेटर लगाया होता है। तो इन सब ये जो खरीदा गया एसीज वगैरह, आज की डेट में अगर मैं बात करूं कि बेटा पंखे में बैठ के पढ़ना है और साथ वाले इंस्टीट्यूट में एक पे एसी लगा हुआ है और एक पे पंखा लगा हुआ है, तो बच्चे कौन से इंस्टीट्यूट में ज्यादा जाएंगे, पंखे वाले में या एसी वाले में? क्यों? फैसिलिटीज बढ़ रही है बेटा। पहले हुआ करता था बच्चे पंखे में भी पढ़ लिया करते थे, लेकिन अब बच्चों को एसी जरूरी है। तो एसी खरीदा कौन से पर्पस के लिए खरीदा? रनिंग द बिजनेस, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। क्या मेरा पर्पस को रीसेल करना है? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो मैंने खरीदे, क्या इनको रीसेल करने का पर्पस था मेरा? और ये मुझे क्या करेंगे बेटा? फ्यूचर तक बेनिफिट्स देंगे। यानी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात करें, यानी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात करें, तो वो भी हमारे बिजनेस के लिए क्या बोली जाएंगी? फिक्स्ड एसेट्स। देखो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या आइटम, और बस तो ये है हमारी फिक्स्ड। और भी है सर। अगर मैं बात करूं फैक्ट्री की, अगर मैं फैक्ट्री ओपन करने जा रहा हूं, क्या ओपन करने जा रहा हूं बेटा? फैक्ट्री। तो फैक्ट्री में भी मुझे क्या खरीदना पड़ेगा? लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फैंस, एसी, और क्या खरीदना पड़ेगा फैक्ट्री में? सबसे मेन जो चीज है फैक्ट्री के लिए क्या है बेटा? आप बोलोगे सर लेबर। लेबर आपको नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछ रहा हूं आपसे, क्या लेबर हमारी फिक्स्ड एसेट्स है? बेटा लेबर हमारी एसेट्स ही नहीं है, तो फिक्स्ड की बात तो दूर की रही। सर क्यों? बेटा एसेट्स क्या होती है? मैंने आपको बताया था, जिन पे हमारा लीगल राइट होता है, जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, जिसके हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, कानूनन अधिकार। क्या लेबर पे हमारा लीगल राइट है? नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि अगर क्या बेटा हमने उनको टाइम पे पैसा नहीं दिया या उनसे ज्यादा काम करवा लिया, तो वो क्या करेंगे? कहीं और चले जाएंगे। जाएंगे नहीं जाएंगे बेटा? तो लेबर हमारी जो है वो एसेट्स की कैटेगरीज में ही नहीं आती, तो वो हमारी एसेट ही नहीं है। तो एसेट फिक्स्ड एसेट्स की नहीं है। सर फिक्स्ड एसेट्स मान लिया आपकी बात कि लेबर जो है वो हमारी एसेट्स ही नहीं है, और क्या जरूरत पड़ेगी बेटा फैक्ट्री के लिए? तो क्या पड़ेगी बेटा? वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन करना है। प्रोडक्शन किससे करेंगे? मशीनरी से। अगर वो मशीनरीज नहीं होंगी तो क्या प्रोडक्शन होगा? अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो बिजनेस क्या रन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। प्रोडक्शन ही नहीं हुआ तो नेचुरली बात है बेटा बिजनेस ऑपरेट नहीं हो सकता। तो मशीनरीज क्यों खरीदी? ताकि जल्दी जल्दी क्या प्रोडक्शन और उसको मार्केट में क्या कर सकते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरीज क्या है हमारी बेटा? फिक्स्ड एसेट्स है। प्लांट एंड मशीनरी भी हमारी क्या है? फिक्स्ड एसेट्स। और फिफ्थ लाइफ स्टॉक। पहली बार नाम सुना होगा बेटा, एनिमल्स। कुछ बिजनेस के लिए एनिमल्स भी क्या है बेटा? फिक्स्ड एसेट्स। लाइक अगर मैं मदर डेयरी की बात करूं तो मदर डेयरी वालों ने दूध का काम, मिल्क का काम करते हैं, तो वो मिल्क कहां से लेके आते हैं? उन्होंने बफेलोस क्या कर रखी होगी? परचेज कर रखी होगी, और काऊ वगैरह परचेज कर रखी होगी, और काऊ से वो क्या निकालते होंगे बेटा? मिल्क निकालते। तो उन्होंने जो काऊ और बफेलोस वगैरह खरीदे
वो उनको खरीदने का पर्पस क्या था? क्या उनको मार्केट में रीसेल कर रहे थे? नहीं, उनसे क्या कर रहे थे? दूध निकाल रहे थे, यानी अपना बिजनेस को ऑपरेट कर रहे थे। पोएट्री फॉर्म होती है जो क्या करती है बेटा? एग्स निकालती है, सेंस एग निकाल के आगे बेचते हैं। इनको हैन खरीदने का उनका पर्पस क्या था? उनसे एग का प्रोडक्शन। तो उसको क्या बोलेंगे? अब हम वैष्णो देवी जाते हैं बेटा, अगर हम वैष्णो देवी जाते हैं तो हॉर्स वाले होते हैं, हॉर्स लेके जाते हैं तो ऊपर तक, तो उनका बिजनेस किससे ऑपरेट हो रहा है? हॉर्स से। तो उन्होंने हॉर्स क्यों खरीदा? अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, क्या उसको रीसेल करने के लिए? नहीं। और वो क्या करेगा? हॉर्स उनको बेनिफिट देगा फ्यूचर इकोनॉमिक वैल्यू। गांव में लोग क्या करते हैं? भैंस खरीदते हैं, बुफेलोस खरीदते हैं, काऊ खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं बेटा? किस पर्पस के लिए खरीदते हैं? ताकि उससे अपना डेयरी फार्म होती है ना जो, वो ताकि उससे अपना बिजनेस को ऑपरेट कर सके, यानी बिजनेस को रन कर सके। तो लाइफ टॉपिक क्या है बेटा? हमारी फिक्स्ड एसेट्स। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? फिक्स्ड एसेट, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, प्लांट एंड मशीनरी, लाइफस्टॉक। ये हमारे किसके एग्जांपल है? फिक्स्ड एसेट्स के एग्जांपल। समझ आया? नोट करने में जरूरी है। तो अब हम बात करेंगे बेटा करंट एसेट। सेकंड क्या है हमारी? करंट एसेट। तो सेकंड है हमारी करंट एसेट। तो करंट एसेट्स क्या होती है बेटा? आर दोज एसेट्स which is purchased by the business, are those assets which is purchased by the business for the purpose of मतलब करंट एसेट्स भी वो एसेट्स है जो परचेज करी जाती है। कौन परचेज करता है? बिजनेस। फॉर द पर्पस ऑफ, कौन से पर्पस के लिए बेटा? फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, या फिर विच इज कन्वर्टेबल into cash immediately or within a year। मतलब क्या बेटा? करंट एसेट्स वो एसेट्स होती है जो परचेज करता है बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। रीसेल का मतलब समझते हैं बेटा? रीसेल का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही बात, खरीदा और बेचा, खरीदा और बेचा, उसको हम क्या कहते हैं? फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। तो जिस चीज को हम बिजनेस में रीसेल के पर्पस से खरीदते हैं उसको हम कौन सी एसेट्स कहते हैं बेटा? करंट एसेट। तो रीसेल के बिजनेस की लैंग्वेज में जिस चीज को हम रीसेल के पर्पस से खरीदते हैं उसको हम कहते हैं गुड्स। क्या कहते हैं बेटा? गुड्स। गुड्स क्या होते हैं? गुड्स होते हैं इन विच बिजनेस इज डील। मतलब जिस चीज में बिजनेस क्या करता है बेटा? डील करता है। डील मतलब खरीदता बेचता है, उसको हम क्या बोलेंगे? गुड्स। क्या बोलेंगे बेटा? गुड्स। लाइक एग्जांपल, स्टेशनर के लिए, स्टेशनर वाले ने स्टेशनरी के आइटम्स खरीदी। क्यों खरीदी बेटा? किस लिए खरीदी? सर बिल्कुल रीसेल करने के लिए। तो स्टेशनर के लिए स्टेशनरी आइटम्स क्या है? गुड्स हैं। मेडिकल स्टोर वाले ने मेडिसिन खरीदी, किस चीज के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। तो उसके लिए मेडिसिन क्या होंगी? गुड्स। क्यों? क्योंकि वो चीज में क्या करता है? डील करता है। इसी तरह से अगर हम क्लोथ वाले की बात करें, गारमेंट्स वालों की बात करें, उनके लिए सारी चीजें क्या है? गुड्स। क्यों? उनका बिजनेस क्या है? उसको रीसेल करना। ठीक है। इसी तरह से अगर हम फर्नीचर वाले की बात करें तो फर्नीचर वाला फर्नीचर्स को क्यों खरीदता है? उसको रीसेल करने के लिए। तो वो उसके लिए क्या होगी? गुड्स होंगी, क्योंकि वो चीज में क्या कर रहा है? डील करता है। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, सरगम इलेक्ट्रॉनिक की बात करें या क्रोम वगैरह वालों की बात करें
तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदे, क्यों खरीदे? उसको रीसेल करने के लिए, उसमें डील करते हैं वो लोग, तो उसके लिए क्या है वो गुड्स, और गुड्स क्या होती है? हमारी करंट एसेट्स होती है। तो गुड्स क्या होंगी? गुड्स में जिस चीज में हम अपना बिजनेस डील कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या है? गुड्स। लाइक मान लीजिए मेरा बिजनेस है फर्नीचर का और आप लोगों का बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का। मैं अपनी शॉप के लिए आपसे एक एसी लेके आया, तो जो मैं एसी लाया क्या मैं वो रीसेल के पर्पस के लिए लेके आया? मेरा काम तो फर्नीचर का था, मेरा डीलिंग किसमें थी? फर्नीचर में। मैंने आपसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीदा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदी, किस चीज के लिए? अपने ऑफिस में लगवाने के लिए। तो मैंने किस पर्पस से इसको? रीसेल के पर्पस से खरीदा? नहीं। कौन से पर्पस से खरीदा? बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। तो मेरे लिए जो एसी है वो कौन सी एसेट है बेटा? फिक्स्ड एसेट्स। और जो फर्नीचर का मेरा काम है वो मेरे लिए क्या है? करंट एसेट्स। क्यों? क्योंकि उनको मैं क्या बोलूंगा? गुड्स बोलूंगा। क्यों बोलूंगा गुड्स? क्योंकि मैंने उनको क्यों खरीदा है? फॉर द पर्पस ऑफ फिक्सिंग, और उसमें मैं क्या करता हूँ? डील करता हूँ। मेरे लिए क्या है बेटा? गुड्स है। तो गुड्स क्या होती है? जिस चीज में हम क्या करते हैं? डील करते हैं, जिस चीज का हम व्यापार करते हैं, जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं, वो हमारे लिए क्या है? गुड्स। ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? या फिर जो चीज कन्वर्टेबल है, किसमें कन्वर्टेबल है? इनटू कैश, इमीडिएटली और विद इन अ ईयर। उनको हम क्या बोलेंगे बेटा? करंट एसेट। लाइक एग्जांपल कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब क्या है? कैश इन हैंड का मतलब है बेटा जो कैश हमारे पास पड़ा हुआ है, हमारी तिजोरी में पड़ा हुआ है। देखते हो ना, बिजनेसमैन होते हैं बहुत बड़े, उनकी एक तिजोरी होती है, तिजोरी में पैसा रखा होता है, उसको कहते हैं कैश इन हैंड। तो वो क्या है? उनके लिए करंट एसेट्स है। क्यों है बेटा वो करंट एसेट? क्योंकि वो ऑलरेडी कैश में कन्वर्टेबल है, क्योंकि ऑलरेडी वो कैश में कन्वर्टेबल है, ऑलरेडी कैश है, उनको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो कैश इन हैंड। इसी तरह से कैश एट बैंक, चेक, ड्राफ्ट। कैश एट बैंक, बैंक में जो हमारा पैसा पड़ा है वो भी क्या है बेटा? वो भी कैश में कन्वर्टेबल है, इमीडिएटली कैश में कन्वर्टेबल है। आप जब मर्जी जाओ एटीएम डालो, उसमें पैसे निकालो। चेक्स, आपको आपने किससे पैसे लेने थे, तो उसने क्या कर आपको एक चेक दे दिया, तो वो चेक आप क्या कर सकते हो? इमीडिएटली अपने बैंक में डिपॉजिट करा के आ गए, डिपॉजिट 2-3 दिन में आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ गया और आप क्या करते हो? उस पैसे को निकाल सकते हो। इसी तरह से ड्राफ्ट 24 घंटे के अंदर अंदर क्या हो जाता है? ये भी क्लियर हो जाता है और आप बैंक से पैसा निकाल सकते हो। तो ये क्या आइटम्स है बेटा जो इमीडिएटली कैश में कन्वर्टेबल है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? करंट एसेट। ठीक है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक्स और ड्राफ्ट। ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी, डेटर। कौन बेटा? डेटर्स। अभी डेटर्स कौन होते हैं बेटा? डेटर वो पर्सन होता है जिसको हमने गुड्स बेचे उधार पे, जिसको हमने क्या बेचे? अपने गुड्स उधार पे बेचे, तो उस पर्सन को हम क्या बोलेगा? हमारा बिजनेस क्या बोलेगा? उसको हम क्या बोलेंगे? अपना डेटर। अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हम जिसको उधार पे गुड्स बेचते हैं, जिसको हम क्रेडिट पे, क्रेडिट मतलब उधार पे गुड्स बेचते हैं, टू whom goods are sold on credit, the person to whom goods are sold on credit, वो पर्सन जिसको गुड्स उधार पे सोल्ड किए जाते हैं बाय द बिजनेस के द्वारा, तो वो बिजनेस के लिए क्या होगा बेटा? डेटर होगा। कौन होगा? डेटर। तो डेटर कौन पर्सन होता है? वो पर्सन जिसको हमने गुड्स उधार पे दिए और अब हमने उससे पैसा लेना है, तो उस बंदे से हमने क्या करना है बेटा? पैसा लेना है। ठीक है। तो जिस पर्सन से हमने पैसा लेना है, क्यों लेना है डेटर से पैसा? क्योंकि इसको हमने गुड्स क्या बेचे थे बेटा? उधार पे। तो डेटर कौन होता है? द पर्सन टू whom goods are sold on credit, यानी उधार पे बाय द
बिजनेस, वो पर्सन जिसको गुड्स क्या करेंगे बेटा, सोल्ड करेंगे क्रेडिट पे बाय द बिजनेस, तो उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, डेटर। क्या बोलेंगे बेटा, डेटर। अब सर एक बात समझ गए सर, डेटर तो समझ आ गया कौन होता है, डेटर वो बंदा होता है जिसको बिजनेस क्या करता है, उधार पे गुड्स बेचता है, उस पर्सन को क्या बोलते हैं हम, डेटर। सर अब एक बात बताओ, ये डेटर जो है कैश में कन्वर्टेबल है? हाँ बेटा, डेटर हमारा कैश में कन्वर्टेबल है। सर कैसे कैश में कन्वर्टेबल है, एक बात बताओ बच्चे, आपके घर के बाहर एक जनरल स्टोर की शॉप है, मान लीजिए घर के बाहर निकलते ही है, नेशनली बात है, आपका उसको उधार चलता हो, घर के पास नहीं है, आप जाते हो उससे कुछ सामान ले आते हो उधार पे, तो क्या करता है, आप देखते हो उसने बुक रखी होगी, कॉपी रखी होगी, उस कॉपी पे क्या करता है, आपका नाम लिख देता है ऊपर टॉप पे, या आपके पापा का नाम लिख देता है, जो भी ठीक है। अब वो क्या करता है बेटा, आपने उससे मैगी लेके आए, आप कुछ भी लेके आए उससे, तो वो लिख देता है क्या लिया आपने, उसके आगे उसका अमाउंट लिख देता है। ऐसे ही करता रहता है, टोटल करके मंथ के एंड में या 15 दिन के बाद जो भी है, वो आपके पापा को कहता है कि सर ये लो, ये पकड़ो, आपका बिल इतने का बन गया, इतने का उधार हो गया। तो उस जनरल स्टोर वाले के लिए आपके पापा क्या है क्या बोलेगा बेटा, डेटर बोलेगा, क्योंकि उसने आपको गुड्स बेचे, कैसे बेचे बेटा, उधार पे, तो वो आपके पापा को क्या बोलेगा, अपना डेटर। क्या बोलेगा, डेटर। अब जैसे बिल आपके पापा के पास आया, आपके पापा ने बिल देखा कितने का बना, और फिर क्या करते हैं आपके पापा, उसको पैसे दे देते हैं, उसको कैश दिया। जैसे उसको कैश दिया, वो क्या करता है, अपना डायरी खोलता है, उस डायरी में से पूरा पेज को काट देता है ना, या अमाउंट लिख देता है, कैश रिसीव नील कर देता है। यानी अब वो आपको अपना डेटर बोल सकता है? नहीं। क्यों नहीं बोलेगा डेटर? क्योंकि आपने उसको पैसा दे दिया, तो अब आप क्या उसके डेटर रहे? नहीं। उसके पास क्या आ गया बदले में? कैश। कैश आया और डेटर गए, डेटर क्या हो गए? कम। तो डेटर किस में कन्वर्टेबल हो गए बेटा? कैश में। तो जो चीज हमारी कैश में कन्वर्टेबल होती है वो हमारे क्या होते हैं बेटा? डेटर होते हैं। ठीक है, तो डेटर्स किस में कन्वर्टेबल है? कैश में। और जो कैश में कन्वर्टेबल है वो हमारी कौन सी एसेट है? करंट एसेट। बेटा ये बातें कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बहुत डीपली चीजें बताऊं, एक एक चीज की मीनिंग बताऊं, क्यों क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। एक एक चीज बहुत ही हम तरीके से सीखेंगे। पहले हम ABCD सीखेंगे, फिर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपको मैंने बोला आप 3 चैप्टर मेरे साथ करिएगा, आपको अपने आप ही आगे पता चल जाएगा कि मतलब आपको फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम आने ही नहीं। ठीक है, तो डेटर्स क्या है बेटा? डेटर्स कौन होते हैं हमारे? द पर्सन टू हुम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, जिसको हम गुड्स क्या करते हैं बेटा? सोल्ड करते हैं। सोल्ड मतलब बेचते हैं। कैसे? ऑन क्रेडिट पे, यानी उधार पे। कौन? बिजनेस के साथ। ठीक है, तो वो क्या है हमारे? डेटर्स। ठीक है, और डेटर किसमें कन्वर्टेबल है? कैश में। कैसे मैंने बताया बेटा? परचून की शॉप पे एग्जांपल देके आपको समझाया। और जो चीज हमारी कैश में कन्वर्टेबल होती है हमारी क्या होती है बेटा? करंट एसेट्स। अब फोर्थ, बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल, सर ये कौन सा नया नाम आ गया? बच्चे मान लीजिए आप नए नए किसी मार्केट में आए, किसी काम के मार्केट में आए, कोई आप बिजनेस डाला आपने नया। अब आप मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं तो उससे क्या बोलते हैं? सर मुझे उधार पे गुड्स दे। क्या वो मैन्युफैक्चरर आपको फर्स्ट टाइम आप उसका डीलिंग कर रहे हैं, क्या वो आपको उधार देगा? नहीं देगा। हाँ, एक होता है भैया 3-4 बार आपने डीलिंग कर ली, 5-6 बार आपने डीलिंग कर ली, तो वो आपको फिर उधार देना चालू कर देते हैं। लेकिन आप न्यू मार्केट में आए और आप उधार मांगने चले गए, तो क्या आपको भी उधार देगा? नहीं देगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक ट्रिक बना रखी है कि अगर कोई भी आए आपसे उधार मांगने और आपको उस पर ट्रस्ट नहीं है, मान लीजिए आप मेरे पास गुड्स उधार पे लेने आते हैं और मुझे आप पे ट्रस्ट नहीं है। अब मुझे आप पे ट्रस्ट नहीं है कि आप मेरा पैसा दोगे या नहीं दोगे। अब जैसे हम एक सपोज करिए बेटा, हम कई बार फोन को फाइनेंस करवाने जाते हैं, बजाज फाइनेंस या फिर कैपिटल फाइनेंस वगैरह से।
तो हम उनका फर्स्ट डीलिंग जब करते हैं तो उन्हें ट्रस्ट नहीं होता हमारे ऊपर। आपको एक चीज बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, अगर हम उनका फर्स्ट डीलिंग करेंगे ना बेटा, तो वो आपसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करवाते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट साइन करवाते हैं। अब वो डॉक्यूमेंट क्यों साइन करवाते हैं? ताकि अगर आप फ्यूचर में मना कर दो पैसे देने के लिए, तो वो आप पे क्या कर देंगे, केस कर देंगे। केस करेंगे तो आप पे कानूनी कार्रवाई होगी और आपको मजबूरन उनको पैसा वापस देना पड़ेगा, है ना। और वो डॉक्यूमेंट जो है वो आपको दे देते हैं, अपने पास जमा कर लेती हो कंपनी, वो कंपनी अपने पास जमा कर लेती है। यानी वो डॉक्यूमेंट जो है उसका पैसा उन्हें मिलना है ना, कि डॉक्यूमेंट के थ्रू। तो वो डॉक्यूमेंट क्या कहलाएंगे बेटा, उनके लिए बिल रिसीवेबल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? बिल रिसीवेबल। तो वो जो डॉक्यूमेंट है जो उन्होंने आपसे साइन करवाए सारे के सारे, वो उनके लिए क्या है बेटा, वो ऐसे बिल है, वो ऐसा बिल है जिनका पैसा उन्हें अभी मिलना बाकी है। तो उनके लिए वो डॉक्यूमेंट क्या है बेटा, वो डॉक्यूमेंट है उनके लिए बिल रिसीवेबल। बहुत सारे डॉक्यूमेंट, आप कुछ भी खरीद लो बेटा, तो फर्स्ट टाइम अगर आप खरीदो तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट साइन करवाते हैं, और वो डॉक्यूमेंट वो आपको नहीं देते, सारे कंपनी अपने पास जमा करती है एज अ प्रूफ के तौर पे, एज अ डॉक्यूमेंट के तौर। तो वो डॉक्यूमेंट है, वो एक ऐसे बिल है उनकी नजर में, उन बिल का पैसा उन्हें मिलना है, तो उनके लिए डॉक्यूमेंट क्या है बेटा, बिल रिसीवेबल। अब क्या होगा, अब आपने फर्स्ट टाइम जब मोबाइल फोन लिया तो उन्होंने आपसे डॉक्यूमेंट साइन करवाए, आपने वो पूरा पैसा दे दिया उनको, मान लीजिए इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, अब आपकी रेपुटेशन अच्छी होगी। जब नेक्स्ट टाइम आप उनसे लेने जाओगे तो आपसे कोई साइन नहीं करवाएंगे, वो डायरेक्टली आपको दे देंगे। तो बेटा उन्होंने डॉक्यूमेंट जो आपसे साइन करवाए वो उनके लिए क्या है बेटा, बिल रिसीवेबल। ऐसी मान लीजिए आप मेरे से कुछ लेने आए, मुझे आप पे ट्रस्ट नहीं है, आप पैसा दोगे या नहीं दोगे, तो मैं आपसे कुछ नोटरी वगैरह बनता है हमारा, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनते हैं कुछ, ठीक है, उन डॉक्यूमेंट पे मैंने आपसे साइन करवा लिया और उसमें लिखवा दिया कि आपकी फर्म ने मुझे इतना पैसा देना है, और वो डॉक्यूमेंट क्या करूंगा बेटा, मैं अपने पास रख लूंगा। तो वो डॉक्यूमेंट क्या है, मेरे लिए ऐसा बिल है जिस बिल का पैसा भी मुझे मिलना है। तो जब पैसा कोई मिलना होता है, क्या कहते हैं, रिसीवेबल, यानी वो ऐसा बिल जिसका भी अपने पैसा मिलना है। तो मेरे लिए डॉक्यूमेंट क्या है बेटा, बिल रिसीवेबल। अब जैसी मैच्योरिटी डेट आएगी, मैच्योरिटी डेट का मतलब क्या होता है बेटा, कि अब क्या हुआ, अब आपने कहा था सर 2 महीने बाद मैं पैसा दे दूंगा, अब मैं 2 महीने बाद आपके पास आ गया और डॉक्यूमेंट लेके, मैंने कहा देखो जी आपने मुझे कहा था मैं पैसा दूंगा, ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने साइन करेंगे। अब आप क्या बोलोगे, जी सर बिल्कुल, आप कहोगे सर ये लो अपने पैसे। अब वो डॉक्यूमेंट आप क्या मेरे पास छोड़ दोगे? नहीं ना, आप मेरे से डॉक्यूमेंट ले लोगे वापस। क्यों? ताकि आपके पास भी प्रूफ हो गया भैया कि मैंने पैसा दे दिया, और मेरे पास क्या आ गया, कैश। तो मेरा ये डॉक्यूमेंट जो है, यानी बिल रिसीवेबल जो है, किसमें कन्वर्टेबल है बेटा, कैश में कन्वर्टेबल। ये हम कब बनवाते हैं बिल रिसीवेबल, जब हमें डाउट होता है कि वो कस्टमर पैसे नहीं देते। अब सर मान लीजिए आपने डॉक्यूमेंट साइन करवा दिया और बंदा पैसे नहीं देता, तो क्या होगा? तो बेटा कुछ नहीं होगा, हम कहा जाएंगे, सीधा कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाके केस कर देंगे उसके ऊपर, और फिर कोर्ट का काम है उससे पैसे निकलवाना, फिर हमारा कोर्ट पैसे निकलवाएगा। अब सर कोर्ट क्यों निकलवाएगा? क्योंकि बेटा जब उन्होंने बिल रिसीवेबल बनाया था तो कोर्ट को कुछ ना कुछ हमने पैसे दिए थे, वो पेपर लिए थे कोर्ट से, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, बिल रिसीवेबल, यानी एक डॉक्यूमेंट है जो वो डॉक्यूमेंट जो कैश में कन्वर्ट है, फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो बिल रिसीवेबल किसमें कन्वर्टेबल है, कैश में। कैसे? जैसी मैच्योरिटी डेट आएगी हम उस बंदे के पास जाएंगे और उस बंदे को जाके बीआर दिखाएंगे और वो हमें क्या दे देगा, पैसा दे देगा। तो डॉक्यूमेंट किसमें कन्वर्ट हो गया हमारा, कैश में, ठीक है। अब इसके बाद बिल रिसीवेबल के बाद एक आता है बेटा हमारा, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं बेटा, नोट कर लेना है, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, चेक्स नोट कर लेना आप लोग, ठीक है, नोट कर लेना। और भी एग्जांपल्स हैं इसके, ठीक है, इसको नोट कर लेना, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, चेक ड्राफ्ट, डेटर, बिल रिसीवेबल, ठीक। अब इसके बाद हम बात करते हैं, मतलब इसी के एग्जांपल हो रहे हैं, फोर्थ का। अब फिफ्थ बात करता हूं बेटा, स्टॉक। स्टॉक किसको कहते हैं? आपको पता है 2 टाइप्स के ईयर होते हैं बेटा,
एक होता है कैलेंडर ईयर और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। कौन सा ईयर? कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर आपके घर में होता है बेटा, कैलेंडर लगा हुआ है ना। स्टार्ट कब होता है उसमें? ईयर कब स्टार्ट होता है? जनवरी में, और एंड कब होता है? दिसंबर में। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आपका 1 जन को स्टार्ट होता है और खत्म कब होता है बेटा? 31 दिसंबर। इसे हम कहते हैं बेटा कैलेंडर ईयर, जो घरेलू पर्पस के लिए यूज होता है। और एक होता है जो बिजनेसमैन यूज करते हैं। आपके स्कूल 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है ना बेटा, इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर। अब हर कंपनी जब उसके ईयर क्लोज होता है, यानी फाइनेंशियल ईयर कह लो या कैलेंडर ईयर कह लो, जो कंपनी जैसे फॉलो करती हो, ज्यादातर कंपनी फाइनेंशियल ईयर यूज करती है, ज्यादातर क्या 99%। तो मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर है, एंड हो गया। अब वो फाइनेंशियल ईयर जैसे एंड होता है ना बेटा, वो कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास कितना कितना क्या क्या पड़ा हुआ है, कितनी बिल्डिंग है, कितना मशीनरी है, कितने की वैल्यूएशन है सबकी। तो उनके पास जो गुड्स पड़े होते हैं ना, गुड्स, अब उस गुड्स की भी वैल्यूएशन करते हैं कि अब ईयर के एंड में, ईयर के एंड ही बोलोगे बेटा इसको, ईयर का एंड। अब वो ईयर के एंड में वैल्यूएशन करते हैं कि कितने का गुड्स उनके पास बचा हुआ है। बचा हुआ मतलब जो सोल्ड नहीं हुआ, यानी इसको क्या बोलेंगे हम? अनसोल्ड गुड्स। क्या बोलेंगे बेटा? अनसोल्ड गुड्स। तो हर एक कंपनी ईयर के एंड में वैल्यूएशन करती है। किसका वैल्यूएशन करती है? गुड्स का। कौन से गुड्स का? जो उनके पास अभी लेंगे, यानी पड़े हुए, यानी अनसोल्ड है। तो उस गुड्स को क्या कहा जाता है? स्टॉक। कि अभी हमारे पास इतना स्टॉक पड़ा है। याद है ना, आप कहते हैं तो किसी पूछते हैं कितना स्टॉक पड़ा है। स्टॉक मतलब वो गुड्स जो भी अनसोल्ड है, यानी जो हमारे पास पड़े हुए हैं, है ना। तो गुड्स के अनसोल्ड पार्ट को, गुड्स के अनसोल्ड पार्ट को क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। कब? ईयर के एंड। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? ईयर का एंड ऑफ ईयर। एंड ऑफ ईयर। तो एंड ऑफ ईयर में जो बेटा गुड्स क्या बचे हुए? रिमेनिंग अनसोल्ड, उसको क्या बोलेंगे? स्टॉक। तो याद रखना, ईयर के एंड में, एंड ऑफ द ईयर, जो गुड्स रिमेनिंग बचे हैं अनसोल्ड, उनको क्या बोलते हैं? स्टॉक। तो स्टॉक भी हमारी कौन सी एसेट है? करंट एसेट। सर क्यों है? क्योंकि वो भी कैश में कन्वर्टेबल है। कैसे भी नेक्स्ट ईयर आएगा, तो पहले आप कौन सा गुड्स बेचोगे? पुराने पड़े हुए बेचोगे, नए बेचोगे? पुराने बेचते हैं ना बेटा। अपना कौन सा स्टॉक खत्म करते हैं? पहले जो पुराने वाला है ना। तो उसको, स्टॉक को भी हम क्या बोलेंगे? अपनी करंट एसेट। तो गुड्स क्या होते हैं? इसको रीसेल के पर्पस से खरीदते हैं। अगर वो गुड्स हमारे ईयर के एंड में क्या बच गए हैं? अनसोल्ड बच गए हैं, तो उस अनसोल्ड पार्ट को क्या कहते हैं बेटा? स्टॉक। और स्टॉक भी हमारी कौन सी एसेट है? करंट एसेट है। क्यों? क्योंकि जैसे ही नया साल आएगा तो पहले आप पुराना वाला गुड्स बेचोगे, तो वो क्या है बेटा? कैश में कन्वर्टेबल। ठीक है, तो ये भी क्या है हमारा बेटा? कैश में कन्वर्टेबल। तो कितनी बात करिए हमने? कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, चेक, ड्राफ्ट, बीआर, डेटर और क्या? स्टॉक। नोट कर लेना बेटा इसे। भी और भी एग्जांपल बताऊंगा इसके अंदर, करंट एसेट्स के और भी एग्जांपल बताऊंगा। ठीक है, तो स्टॉक की बात करिए हमने। अब इसी में आता है बेटा एक हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। एग्जांपल नंबर 6, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्री मतलब पहले, पेड एक्सपेंसेस। आपका फोन रिचार्ज करवाते हो, आप क्या बोलते हो? प्रीपेड कर दो, पोस्टपेड कर दो। एक होता है प्रीपेड, एक होता है पोस्टपेड। प्रीपेड में बेटा आप क्या करते हो? आप पहले कंपनी को पैसा देते हो। आपने कंपनी से 450-500 रुपए का रिचार्ज करा दिया। क्या आपको बेनिफिट उसी वक्त मिल गया 500 रुपए का? कंपनी का में आपको 3 मंथ्स के लिए अनलिमिटेड कॉल मिलेगी, इतना जीबी डाटा मिलेगा। तो आपने पहले क्या करा? कंपनी को पैसा दिया, आपको सर्विस क्या उसी वक्त पूरी मिल गई? सर्विस कब तक मिलेगी आपको? 3 महीने। अब उसी वक्त तो कंजम्पशन नहीं करी ना आपको सर्विस की,
आपकी स्कूल की फीस की बात करते हैं। स्कूल में फीस आप देते हो तो आप कैसे देते हो? पहले पढ़ के आते हो तब फीस देते हो या पहले फीस देते हो तब जाके पढ़ते हो? पहले आपको क्या देनी पड़ती है बेटा? फीस देनी पड़ती है। तो आपके लिए वो कौन से एक्सपेंसेस हैं? वो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं। ट्यूशन में जाते हो, कहीं कहीं ट्यूशन में जाते हो, वो एक ही बारी में आपसे पूरे साल की फीस ले लेते हैं। तो उसमें क्या करा आपने? पैसा दे दिया, लेकिन आपको सर्विस मिल गई क्या उसी वक्त? नहीं मिली। सर्विस कब तक मिलेगी? पूरे साल तक। तो वो एक्सपेंसेस आपके कौन से एक्सपेंसेस है बेटा? वो एक्सपेंसेस हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं। कौन से एक्सपेंसेस हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जिसमें हमने सर्विस रिसीव नहीं करी बट कैश पेड कर दिया, यानी अभी हमें बेनिफिट मिलना बाकी है, यानी अभी हमें बेनिफिट नहीं मिला, तो हमें किस चीज का बेनिफिट मिलना बाकी है। तो अगर हमें किस चीज का बेनिफिट मिलना बाकी है, अभी बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा, ठीक है, तो वो हमारी कौन सी एसेट है? करंट एसेट। सर लेकिन ये कैश में कन्वर्टेबल है क्या? हाँ बेटा है। मान लीजिए आपने क्या करा, एक हलवाई बुक करा अपने किसी पार्टी फंक्शन, ठीक है, अब हलवाई को आपने एडवांस पैसा दे दिया। अगर वो हलवाई आपका काम नहीं करता, उस टाइम पे मना कर जाता है, कुछ उसके अनसर्टेनिटी हो जाती है, तो वो आपको क्या करेगा? पैसा वापस दे देगा। तो आपके प्रीपेड एक्सपेंस किस में कन्वर्टेबल हो गए बेटा? कैश में। इसी तरह से आपने मान लीजिए किसी ट्यूशन वाले को फीस दी पूरे साल की, उसने आपको 2 महीने पढ़ाया, उसके बाद वो कहीं चला गया बाहर, तो क्या आप उससे पैसे वापस नहीं लोगे? अपने लोगे ना। तो आपके प्रीपेड एक्सपेंस किस में कन्वर्टेबल हो गए? कैश में। कई बार हो जाते हैं, आपने फ्रेंड को कहते हो भाई मेरे लिए ले आइयो, पैसे दे दिए उसे, लेकिन वो नहीं लेके आता, तो आप उससे क्या कर लेते हो? अपना पैसा वापस ले लेते हो। तो वो भी किस में कन्वर्टेबल है? प्रीपेड एक्सपेंस भी हमारे कैश में कन्वर्टेबल। तो इसलिए ये भी हमारी कौन सी एसेट है? करंट एसेट है। इसी तरह से एक होती है बेटा एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम, या तो इसको हम कहेंगे इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। एक्रूड इनकम कह लो या इनकम अर्न, लेकिन अभी हमें रिसीव नहीं हुई। मतलब सर हमने काम कर दिया बेटा, लेकिन हमें पैसा नहीं मिला। सैलरीज मिलती है आपके पापा लोग, कहीं ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, तो पहले सैलरी मिलती है, पहले काम करना पड़ता है, फिर सैलरी मिलती है। पहले काम करना पड़ता है। मान लीजिए आपके पापा की, मान लीजिए सैलरी 1 तारीख को आती है, हर मंथ की 1 तारीख को ड्यू हो जाती है। आपके पापा ने काम कर लिया पूरा साल, पूरे महीने, 1 तारीख को सैलरी थी, बट कंपनी को किसी रीजन से कंपनी 1 तारीख को सैलरी नहीं दे पाई, लेकिन ड्यू कब हो गई? 1 तारीख को। अब वो सैलरी जाके मिली 10 तारीख को, रिसीव कब हुई सैलरी? 10 को। तो इसके बीच में वो क्या बोलेंगे? मेरी सैलरी क्या है? क्या है? एक्रूड सैलरी है। क्यों बेटा? क्योंकि काम कर दिया लेकिन पैसा अभी नहीं मिला, मिलना बाकी है। यानी ये आपकी जो इनकम है, ये किसमें कन्वर्टेबल है? एक्रूड इनकम, कैश में। क्यों? क्योंकि हमने काम कर दिया, हमें पैसा मिलना बाकी है। जैसे हमें पैसा मिल जाएगा तो क्या उसको हम एक्रूड इनकम बोलेंगे? अब तो हमें इनकम मिल गई, यानी इनकम अर्न कर ली बट नॉट रिसीव, यानी अभी पैसा मिलना बाकी है। हमने काम कर दिया, हमने काम कर दिया, बट अभी हमें पैसा नहीं मिला। दैट्स कॉल्ड एक्रूड इनकम। क्या बोलते हैं इसको? एक्रूड। और ये भी हमारी कौन सी एसेट है? ये भी हमारी करंट एसेट है। क्यों? क्योंकि ये भी कैश में कन्वर्टेबल है। भाई थोड़ा टाइम बीतेगा, बंदा हमें पैसा दे देगा, तो क्या अब हम उस इनकम को अपनी एक्रूड बोलेंगे? तो हमने अर्न कर, ठीक है। तो एक्रूड इनकम क्या होती है बेटा? जिसमें हमने सर्विस प्रोवाइड कर दी बट कैश रिसीव नहीं हुआ। तो ये हमारे एग्जांपल्स थे किसके बेटा? करंट एसेट्स के, ठीक है। तो आज जो हमने अपनी क्लास में पढ़ा वो एसेट्स के बारे में पढ़ा। एसेट्स क्या होती है बेटा? अगर आपसे कोई पूछेगा तो फटाफट एक बार रिकैप कर लेते हैं। एसेट्स क्या होती है? कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? भैया हमारी प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी क्या है हमारी? जिस चीज पे हमारा लीगल राइट है। लीगल राइट कब है? जब हमने उसको खरीदा, ठीक है। एसेट्स के टाइप क्या है? पहले फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स क्यों खरीदते हैं?
बिजनेस खरीदता है कौन से पर्पस के लिए? ऑपरेटिंग द बिजनेस, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। और जो क्या प्रोवाइड करता है हमें? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। लाइक हम कोई बिजनेस चालू करना चाह रहे हैं तो अपने क्या खरीदेंगे? लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग, ऑफिस का फर्नीचर खरीदेंगे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदेंगे, और यही हम फैक्ट्री कर रहे हैं तो ये चीजें तो खरीदेंगे, प्लस प्लांट एंड मशीन की भी खरीदेंगे। तो ये सारी क्या है बेटा? हमारी फिक्स्ड। और करंट एसेट्स क्या होती है? चार परचेज आर द परचेज बाय द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ, कौन से पर्पस के लिए? रीसेल। और जिस चीज को हम रीसेल के पर्पस से खरीदते हैं उसे हम क्या कहते हैं बेटा? गुड्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? गुड्स। गुड्स क्या होते हैं? जिसमें बिजनेस क्या करता है बेटा? डील करता है। ठीक है, इसी तरह से मैंने बताया आपको बहुत सारे एग्जांपल्स के भी दिखाए देंगे मैं आप लोगों को। ठीक है, तो एक बार मैं एग्जांपल्स बता देता हूं आपको, वो भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने दो एसेट्स के बारे में सीखा बेटा। देखो मैं आपको भगाऊंगा नहीं बिल्कुल भी, एकदम स्लोली चलेंगे, क्योंकि अकाउंट्स हमारा चैप्टर सब्जेक्ट जो है वो हमारे लिए नया सब्जेक्ट है। तो हमें भागना नहीं है बेटा, हमें ज्यादा भागने वाली जरूरत नहीं है, हमें बिल्कुल आराम से चलना है। क्यों? कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अकाउंट इज अ गेम ऑफ लॉजिक। अगर आपको लॉजिक क्लियर है बेटा तो आप कभी भी अकाउंट्स में हार नहीं सकते। कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, पहले हम आराम से चलेंगे, स्लोली, फिर हम स्पीड पकड़ लेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें लॉजिक स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है ना? तो हमने क्या पढ़ा बेटा आज हमने फिक्स्ड एसेट्स के एग्जांपल पढ़े। क्या थे फिक्स्ड एसेट्स के एग्जांपल? सबसे पहले क्या खरीदते हो आप? लैंड या फिर बिल्डिंग। फिर क्या खरीदोगे? ऑफिस का फर्नीचर। फिर क्या खरीदोगे बेटा? इलेक्ट्रॉनिक आइटम। और अगर आप फैक्ट्री वगैरह ओपन कर रहे हो तो प्लांट एंड मशीनरी, कोई पोल्ट्री फार्म वगैरह या फिर मिल्क वगैरह, तो क्या? लाइव स्टॉक। ठीक है, उसके बाद हमने किसके एग्जांपल देखे बेटा? करंट एसेट्स के एग्जांपल देखे। सबसे पहले गुड्स क्या होते हैं बता दिए थे बेटा? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक्स और ड्राफ्ट। ठीक है, फोर्थ वन क्या था बेटा हमारा? डेटर। फिफ्थ बिल रिसीवेबल, इसको शॉर्ट फॉर्म में बीआर भी कहते हैं बेटा। फिर स्टॉक। 7 क्या था बेटा हमारा? प्रीपेड एक्सपेंसेस। और 8 क्या था हमारा? एक्रूड इनकम। इसको हम क्या बोलेंगे? इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। ठीक है, तो ये सारे हमारे एग्जांपल्स थे बेटा। आपको सारे आइटम्स के बारे में पता चल गया। ठीक है, गुड्स किसको कहते हैं बेटा? जिस चीज को हम क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? गुड्स कहते हैं। कैश इन हैंड जो हमारे तिजोरी में पैसा पड़ा है, कैश एट बैंक, चेक्स वगैरह। डेटर किसको कहते हैं? जिसको हम उधार पे बेचते हैं जिस पर्सन को, उसको हम क्या बोलेंगे? अपना डेटर बोलेंगे। बीआर डॉक्यूमेंट होता है, जब हमें डाउट होता है कि वो पैसा नहीं देगा तो हम क्या करवाते हैं? उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन कराते हैं, जो बिल रिसीव कहते हैं। स्टॉक वो होता है जो गुड्स होते हैं जो अनसोल्ड बच जाते हैं, बताया था ना मैंने, जो गुड्स होते हैं वो अनसोल्ड बच जाते हैं ईयर के एंड में, उसको हम क्या कहते हैं? स्टॉक। प्रीपेड फोन वाला एग्जांपल, फोन में आप प्रीपेड पहले पैसा देते हो बाद में सर्विस देते हो, उसको प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं। एक्रूड इनकम, हमने काम कर दिया बट हमें पैसा नहीं मिला तो उसको हम क्या बोलेंगे? अपनी एक्रूड इनकम। तो आज बेटा आपने बात करी किसके? एसेट्स के बारे में, फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स के बारे में हमने बात करी। ठीक है, तो आज की क्लास में यही ओवर करता हूँ बेटा। ठीक, कुछ समझ ना आए तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है आपके पास। ठीक है, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप कुछ भी पूछ सकते हैं बेटा, अपनी डाउट एंड क्वेरी ले सकते हैं।
नो प्रॉब्लम, ठीक है, एनी टाइम, ओके।